नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं अभय, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11 के पाठ्यपुस्तक भौतिकी भाग 1 के अध्याय 3 समतल में गति का भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं सदिशों का घटकों में वियोजन, द्विविमीय सदिशों का घटकों में वियोजन, त्रिविमीय सदिशों के जोड़ की विश्लेषणात्मक विधि, द्विविमीय सदिशों के जोड़ की विश्लेषणात्मक विधि, त्रिविमीय। आइए हम सदिशों का अपने घटक में वियोजन समझते हैं। हम इससे पहले एकांक सदिश पढ़ चुके हैं और यदि एकांक सदिशों की दिशा x, y और z एक्सिस की अनुदिश है तो हम ऐसे सदिशों को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो x एक्सिस की तरफ एकांक सदिश होता है उसे हम i कैप से दर्शाते हैं। जो y एक्सिस की तरफ एकांक सदिश होता है उसे हम j कैप से दर्शाते हैं और जो z एक्सिस की तरफ एकांक सदिश होता है उसे k कैप से दर्शाते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहते हैं या हम इसे आयतीय एकांक सदिश कहेंगे क्योंकि यह x, y और z एक्सिस की तरफ होता है। आइए अब हम सदिशों का अपने घटकों में वियोजन को समझते हैं। माना हमारे पास कोई वेक्टर a है। अब हम इस वेक्टर के सिरे से यानी इसके हेड से एक लंब x एक्सिस में डालेंगे तथा O से इस बिंदु तक एक वेक्टर खींच लेंगे। यह वेक्टर A वेक्टर का x एक्सिस के अनुदिश घटक होगा। यह वेक्टर AX A वेक्टर से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर AX बराबर AX I कैप, अर्थात हमने इस वाले वेक्टर को दो भागों में करके लिखा है, एक इसका परिमाण AX और एक इसकी दिशा I कैप। क्योंकि हम जो एकांक सदिश होते हैं उनका प्रयोग केवल दिशा दर्शाने के लिए करते हैं, तो क्योंकि हमको इसका पता चल चुका है कि इसका परिमाण इतना है तो हमने उसका परिमाण लिख दिया और साथ में उसकी दिशा लिख दी कि ये जो वेक्टर है एक्स अक्ष की तरफ इंगित करता है। इसी प्रकार से अगर हम इस वेक्टर के सिरे से y एक्सिस पर लंब डालें तो जिस बिंदु पर यह लंब y एक्सिस को काटेगा वहां पर हम एक वेक्टर बना लेंगे। इसे हम ay वेक्टर नाम देंगे। यह वेक्टर वेक्टर a का y एक्सिस की दिशा में घटक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ay वेक्टर बराबर ay j कैप। ये y एक्स की ओर घटक मिल गया है। इसमें ay इस ay वेक्टर का परिमाण है और j कैप एकांक सदिश है। हम ax वेक्टर जो कि वेक्टर a का x एक्सिस की तरफ घटक है उसका परिमाण निकाल सकते हैं। वो हम त्रिकोणमिति के अनुपात cos थीटा से निकालेंगे। तो ax का मान कितना होगा? ax का मान हम cos थीटा से निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो क्योंकि हमको आधार का मान निकालना है इसलिए आधार बराबर कर्ण गुणा गया cos थीटा हो जाएगा और कर्ण हमारा ये है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई। तो हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा। यहां पर a जो दिखाया गया है वो वेक्टर a का परिमाण है। इसी प्रकार से हम वेक्टर ay का भी मान निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा a sin थीटा, जहां पर a वेक्टर a का परिमाण है। हम ax के परिमाण को
इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अगर कहीं पे हमको कैलकुलेशन करनी है या दर्शाना है तो इस तरीके से हम ax ay दिखाएंगे। हर बार हम इस तरीके से मॉड का प्रयोग नहीं करते। तो हमारे पास जो पूरा वेक्टर है a वेक्टर, इसको लिखने का एक और तरीका हमको मिल जाता है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर a बराबर axi और प्लस ayj। यह कंपोनेंट जो हमको मिले हैं ax और ay, इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, हिंदी में आयताकार घटक, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर लगे हैं। इसी प्रकार से हम किसी अन्य वेक्टर का उदाहरण देख सकते हैं। वेक्टर a बराबर 3i प्लस 2j। इस उदाहरण में 3i प्लस 2j एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर आया है उसके घटक का परिमाण 3 है और दिशा एक्स एक्सिस की तरफ। इसी प्रकार से वाई एक्सिस की तरफ जो घटक आया है उसका परिमाण 2 है। तो ये चित्र भी इसी वेक्टर को दिखा रहा है। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसमें एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर मिला है वो 3i है, मतलब हम उसको 3i से दर्शा सकते हैं, 3i कैप से। और इसी प्रकार से जो वाई एक्सिस की तरफ बना है उसको हम 2j कैप से भी दिखा सकते हैं। तो हमने देखा कि ax का परिमाण a cos थीटा के बराबर है और ay का परिमाण a sin थीटा के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? यहाँ से हम स्क्वायर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो हमने दोनों पक्षों को स्क्वायर करके जोड़ दिया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर। और अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मॉड a बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमारे पास जो वेक्टर था वेक्टर a बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसका अगर हमको परिमाण निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। अब हम अगर इस वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, क्योंकि हमको पता है ax का मान है a cos थीटा और ay का मान है a sin थीटा, तो हम ax की जगह a cos थीटा लिख सकते हैं और ay की जगह a sin थीटा लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी हम वेक्टर को दर्शा सकते हैं। अब यदि हम इस थीटा का मान निकालना चाहें, यानी कि जो ax वाला कंपोनेंट है वो उसके साथ वेक्टर a का कोण कितना बन रहा है, तो हम उस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा। tan थीटा का मान अगर हम इस चित्र से देख के निकालें तो वो हो जाएगा ay बटा ax, क्योंकि ay का मान ये है, ये ay है और ये वाला हिस्सा ax है यहाँ पे। तो हम tan थीटा का मान यहाँ पे इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। और अगर हम थीटा का मान देखें तो वो हमको मिलेगा थीटा बराबर tan इनवर्स ay बटा ax। आइए अब हम सदिशों का अपने घटकों में वियोजन देखते हैं त्रिविमीय कंडीशन में, यानी 3D में। माना हमारे पास x, y और z अक्ष है और इस निर्देशांक में और इसमें हमारे पास एक पॉइंट या एक वस्तु दे रखी है b। इस b वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए एक वेक्टर यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है a। तो हम सबसे पहले एक्स वाई तल में b से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। तो ये एक्स वाई तल को इस बिंदु पर टच करता है, इस बिंदु पर स्पर्श करता है।
इसके बाद में बी का प्रोजेक्शन जहां पे आया है उस बिंदु से एक्स एक्सिस पर एक और लंब खींच लेते हैं। तो जहां पर ये लंब पड़ेगा उस बिंदु पर हमारा एक और वेक्टर ए एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या किया, बी से प्रोजेक्शन लिया एक्स वाई तल पर और इस बिंदु से एक्स तल को ए परपेंडिकुलर लगाया और इस बिंदु पर हमने एक वेक्टर बना लिया। तो ये वेक्टर बन गया ए एक्स। तो ये वाला वेक्टर जो वेक्टर ए एक्स है वो वेक्टर ए का एक्स अक्ष की ओर घटक है। इसी प्रकार हम इस प्रोजेक्शन वाले बिंदु से एक रेखा खींच लेते हैं जो कि y अक्ष पर लंब होगी और यहां पर हमारा एक वेक्टर बन जाएगा ए वाई। इसी प्रकार से हम इस वस्तु से यानी b के ये ए वेक्टर के हेड से हम z एक्सिस पर एक लंब खींच लेते हैं और यहाँ पे एक और वेक्टर बन जाएगा ए जेड। तो हमारे पास किसी एक वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए एक वेक्टर था और हमने उस वेक्टर के x, y और z अक्ष की ओर 3 घटक ले लिए। ये चित्र भी किसी एक वेक्टर के 3 दिशाओं में यानी x, y, z एक्सिस के अलोंग जो घटक हैं उनको दर्शाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर वेक्टर a जो एंगल x एक्सिस के अलोंग बना रहा है वो अल्फा है। इसी प्रकार से जो वेक्टर a है वो y एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वो है बीटा और जो z एक्सिस के साथ कोण बन रहा है वो है गामा। तो हमारे पास ax का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ax बराबर ax सदिश का परिमाण बराबर ax बराबर a cos अल्फा। जैसे हमने पहले निकाला था उसी प्रकार से ये भी निकलेगा। ay का आ जाएगा ay का परिमाण बराबर a cos बीटा और az का परिमाण बराबर a cos गामा। अब इस वेक्टर को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az j कैप। अब हम ax का मान रख लेते हैं, तो ax का मान है a cos अल्फा। तो ये आ जाएगा वेक्टर a बराबर a cos अल्फा i कैप, फिर ay का मान रखेंगे प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। तो हम त्रिविमीय कंडीशन में या त्रिविमीय स्थिति में किसी वेक्टर को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यदि हमको इस वेक्टर का इस सदिश का परिमाण निकालना है तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा a का परिमाण यानी मॉड a बराबर अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। माना हमने किसी स्थिति सदिश r के लिए कोई वेक्टर लिखा तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर x, y और z क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश वेक्टर घटक के परिमाण है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमको इसका परिमाण निकालना है। परिमाण का सूत्र हमारे पास है मॉड वेक्टर a बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स का मान यहाँ पे है 3, ए वाई का मान है 4 और ए जेड का मान है -5। तो तीनों का मान हम इसमें रख लेते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको जब हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अंडर रूट 50 और अंडर रूट से आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 5√2। तो कुछ इस प्रकार से हम दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम सदिशों के योग की ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं।
अब हम सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम 2D अर्थात द्विविमीय वेक्टरों को देखते हैं। माना हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। वेक्टर ए बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप और दूसरा वेक्टर हमारे पास है वेक्टर बी बराबर bx i कैप प्लस by j कैप। हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे r वेक्टर वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यहां पर ये वेक्टर r रिजल्टेंट वेक्टर अर्थात परिणामी सदिश है। तो अब हम a और b वेक्टर दोनों का मान इसमें रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा a का मान है ax i कैप प्लस ay j कैप। इसी प्रकार से वेक्टर b का मान है bx i कैप प्लस by j कैप। तो जो हमको परिणामी सदिश प्राप्त होगा वो भी एक वेक्टर प्राप्त होगा जिसमें x एक्सिस का एक कंपोनेंट होगा और y एक्सिस का एक कंपोनेंट होगा। तो इसमें rx का मान होगा जो भी x एक्सिस के कंपोनेंट है उनको जोड़ के जो आएगा। इसी प्रकार से ry का मान है जो भी y एक्सिस के घटकों को जोड़ के प्राप्त होगा वो ry होगा। तो rx का मान हमारे पास आ जाएगा rx इज इक्वल टू ax प्लस bx। तो हमने x एक्सिस वाले कंपोनेंट्स को पहले जोड़ दिया, तो वो मिल गया rx बराबर ax प्लस bx। इसी प्रकार से ry का मान हम निकालेंगे y एक्सिस के कंपोनेंट्स को जोड़ के, मिलेगा हमको ay प्लस by। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा r बराबर ax प्लस bx i प्लस ay प्लस by j। ये हमारा परिणामी सदिश आ जाएगा। अब हम त्रिविमीय स्थिति में सदिशों के योग का विश्लेषणात्मक विधि देखेंगे। माना हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3D वेक्टर है जिसमें x y z तीनों विमाएं हैं। तो पहला वेक्टर है हमारे पास वेक्टर a बराबर axi प्लस ay j कैप प्लस az k कैप और दूसरा वेक्टर है वेक्टर b बराबर bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। इन दोनों वेक्टरों को हमने जोड़ना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब हम x एक्सिस के सभी घटकों को जोड़ लेंगे, y एक्सिस के घटकों को जोड़ लेंगे और z एक्सिस के घटकों को जोड़ लेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं वेक्टर r बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप प्लस bx i कैप by j कैप और bz k कैप। अब i के साथ में जो है वो दूसरे i वाले के साथ में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से j के साथ में जो है वो जुड़ जाएंगे और k के साथ में जो है वो जुड़ जाएंगे। तो हमको मिलेगा r बराबर rxi प्लस r बराबर rxi कैप प्लस ryj कैप प्लस rz k कैप। तो rx का मान हमको प्राप्त होगा rx बराबर ax प्लस bx। इसी प्रकार से ry प्राप्त होगा ay प्लस by और इसमें हमको rz भी प्राप्त होगा rz बराबर az प्लस bz। माना हमारे पास तीन सदिश हैं वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c और हमको a और b को जोड़ के और c को इसमें से घटा के जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो निकालना है। हमको r वेक्टर बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर c का मान निकालना। तो हमको प्राप्त होगा वेक्टर r इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप प्लस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप
माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो माइनस सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अब हम जो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है उनको जोड़ लेंगे, यानी जो आई के साथ है ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, इनको जोड़ेंगे। इसी प्रकार से जो जे के साथ होगा उसको जोड़ेंगे और जो के साथ होंगे उन कंपोनेंट्स को हम जोड़ लेंगे। तो हमको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। अब हम आई के साथ में जो कंपोनेंट प्राप्त हुआ है उसका मान निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। इसी प्रकार से आर वाई इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, और इसी प्रकार से आर जेड जो भी के साथ के कंपोनेंट है वो जोड़ लेंगे, तो वो हमको मिल जाएगा ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। आइए आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। माना हमारे पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इनके आयतीय घटकों यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का परिमाण कितना होगा, हमको इनका परिमाण निकालना है। इसी प्रकार से इनका योग कितना होगा ये हमको निकालना है। तो परिमाण कौन कौन से होंगे? अगर हमको आयताकार घटकों का परिमाण निकालना है तो पहला हो जाएगा जो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ का कंपोनेंट है। इसी प्रकार से वेक्टर ए का वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है उसका परिमाण है 4। इसी प्रकार से जेड एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है उसका परिमाण है -1। इसी प्रकार से वेक्टर बी के लिए हम देखते हैं, तो वेक्टर बी के लिए एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है उसका परिमाण है 3, वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट का परिमाण है 2 और जेड एक्सिस की तरफ का परिमाण है 2। अब हमको इसका योग निकालना, तो हमको क्या करना है, योग निकालते वक्त ए प्लस बी निकालना है हमको। तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट सारे जुड़ जाएंगे, वाई एक्सिस के कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे और जेड एक्सिस के आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 2j, 4 प्लस 2j, और क्योंकि ये माइनस का है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, -1 प्लस 2k कैप। तो हमको प्राप्त हो जाएगा r बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 1k कैप। आज हमने चर्चा की सदिशों का घटकों में वियोजन द्विविमीय, सदिशों का घटकों में वियोजन त्रिविमीय, सदिशों के जोड़ की विश्लेषणात्मक विधि द्विविमीय और सदिशों के जोड़ की विश्लेषणात्मक विधि त्रिविमीय। आज के लिए आपका गृह कार्य है, भार ढोने वाली गाड़ी यानी कंस्ट्रक्शन कार्ट को एक बार धकेलिए और एक बार खींचिए। किस स्थिति में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ा, इसका कारण पता कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपने गाड़ी देखी होगी जो निर्माण कार्यों में प्रयोग होती है। देखिए, उसको चला के देखिए, एक बार आप उसको अपने हाथों से धकेलिए और एक बार उसको अपनी तरफ खींचिए। आप देखेंगे एक स्थिति में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और एक स्थिति में आपको कम बल लगाना पड़ेगा। इसको देखिए और इसका कारण पता लगाइए। आज हमने जो भी चर्चा की आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्द ही अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।